एवरीवन, आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। और यूनिट 7 कहानियों की श्रृंखला में इस बार हम पढ़ेंगे कानों में कंगना, जो कि राधिका रमन प्रसाद सिंह की लिखी हुई रचना है। और ये एक भावुक रचना है, तो आज हम वही उसी का पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम कहानी का सारांश पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर भी देखेंगे, प्रमुख पात्रों को और गौण पात्रों को भी देखेंगे। तो आप इसमें अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में भी मैंने कुछ विशेष चीज़ें बताई हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे हम कानों में कंगना कहानी। यह कहानी इंदु पत्रिका में 1913 में प्रकाशित हुई थी। ये दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको भी पता है कि किस तरह के सवाल हमारे यूजीसी नेट के पेपर में आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और कब हुई थी? 1913 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इस कहानी का जो नायक है वो नरेंद्र, ये अपनी आप बीती लिख रहा है। तो इस तरह से ये क्या है? आत्मकथाना कहानी है, अपने बारे में ये कहानी लिख रहा है। और इसके पात्रों के बारे में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पात्र इसमें हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हमेशा पात्रों से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए पात्रों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम सारांश देखेंगे इस कहानी का। इसमें जो है नरेंद्र क्या करता है, ये किरण से पहले प्रेम करता है, फिर विवाह, और उसके बाद में क्या होता है कि एक किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत होकर प्रेम विमुख हो जाता है। और अंत में क्या होता है, किरण का प्राण त्याग हो जाता है और उसके समय ही उसको वास्तविकता का एहसास होता है कि वो किरण से कितना प्रेम करता था। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम फरेब, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। तो आप एक कीवर्ड याद रख लीजिए कि कानों में कंगना कहानी का जो मुख्य कीवर्ड है क्या है? प्रेम, सत्य और ईमानदारी। प्रेम के प्रति ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध, तो ये इसका कीवर्ड है। ये आपको याद रहेगा। तो एग्जाम के समय में इससे संबंधित जैसे कहानी का अगर प्रतिपाद्य पूछा जाता है कि कहानी में क्या प्रतिपाद्य है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए जवाब दे सकते हैं। यह एक बेहद संवेदनशील, काव्यात्मक और प्रतीकात्मक रचना है। इसमें प्रेम, भोलापन, सांसारिक मोह और मानवीय दुर्बलताओं का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है। इस कहानी को 3 खंडों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले किरण का है भोलापन। किरण का भोलापन और उसका प्राकृतिक सौंदर्य और बनफूल सी सरलता चित्रित है। उसकी प्राकृतिक सौंदर्य को क्या कहा गया है? बनफूल की तरह उसको कहा गया है, बनफूल सी सौंदर्य। कानों में पहना हुआ कंगन एक मासूम बाल लीला जैसा दृश्य बन जाता है, जो कथाकार के हृदय में अमिट छाप छोड़ देता है। वो किरण क्या करती है कि जो हाथों में पहनने वाला कंगन होता है उसको वो अपने कानों में पहन लेती है। उससे क्या होता है कि उसका एक बचपना प्रदर्शित होता है। और ये दृश्य जो है कथाकार यानी कि नरेंद्र के मन में बस जाता है, जिससे उसे किरण की मासूमियत से प्रेम हो जाता है। और यह क्षण उसे जीवन भर ना भूलने वाली स्मृति बन जाता है। योगेश्वर कौन होता है? योगेश्वर जो वो किरण के पिता होते हैं। और उनका अलौकिक वातावरण, ऋषि सदृश जीवन और प्रकृति की निर्मल गोद का चित्रण मिलता है। किरण यहाँ एक स्वर्गीय रश्मि की तरह है, निर्बध, निर्मल और चंचल। लेकिन नियति का चक्र चलता है और गुरु उसे नरेंद्र के हवाले कर देता है, यानी कि नरेंद्र से उसका विवाह कर देता है। प्रेम, धर्म और सांसारिक जीवन का संगम और तनाव इस खंड में साफ साफ दिखता है। सांसारिक मोह और काम वासना का प्रभाव दिखता है। उसके बाद कि कथाकार का जो मतलब कि जो नरेंद्र है उसका झुकाव एक नाचने वाली से की ओर हो जाता है और किरण का जीवन दुखों से भर जाता है। अंत में किरण अपने अंतिम क्षणों में वही कानों का कंगन दिखाती है जो प्रेम, स्मृति और उसके जीवन का प्रतीक है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नरेंद्र की आंखों की पट्टी खुलती है, पर जीवन में अंधकार ही शेष रह जाता है। वो क्या करता है, नरेंद्र की अपनी पत्नी किरण के सारे जेवर किसको दे देता है? किन्नरी को दे देता है। अब मुख्य पात्र की को देखते हैं हम। मुख्य पात्रों में शामिल है
किरण सबसे मुख्य है, और किरण है, नरेंद्र है, और योगेश्वर यानी किरण के पिता है। कहानी की नायिका जो नायक नरेंद्र की पत्नी और उसके गुरु योगेश्वर की पुत्री है। किरण आदर्शवादी नारी है। नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। इससे पता चलता है कि प्रकृति से तुलना की है। किरण का पति जो सबसे पहले उसके पिता का ही शिष्य रहता है, किरण से खूब प्रेम करता है, बाद में किन्नरी के जाल में फंसकर सब गंवा देता है। योगेश्वर कौन है? नरेंद्र के गुरु। और गौण पात्रों में शामिल हैं इसमें जूही, किन्नरी और मोहन। जूही कौन है? ये नरेंद्र के घर की नौकरानी है। इसका एक बार ही जिक्र आता है, ज्यादा जिक्र नहीं आया है जूही का, लेकिन फिर भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। किन्नरी खलनायिका है, जो मतलब कहानी की खलनायिका है, और इसमें एक मतलब इसमें जो है वो एक नृत्यांगना बनी हुई है किन्नरी। मोहन ये नरेंद्र का दोस्त है, या उसकी पहचान वाला, या दोस्त कह सकते हैं उसको। अब इसमें कुछ प्रमुख पंक्तियां आप देखेंगे तो इससे क्या होगा कि कहानी का एक जो भाव है, जो सारांश है, वो आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। और ये पंक्तियां इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है पंक्तियों को देकर के कि ये किस कहानी से ली गई है, तो उसलिए भी आपको ये पंक्तियां सहायता करेंगी उसमें। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद्य या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, और जो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, जो दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चतुर दृष्टि इन्हें पाती है, जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल, सुंदर, सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे हरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में ही जल पड़े। तो ये देखिए, ये किस तरह की पंक्ति है, एक जो प्रकृति का चित्रण इसमें किया गया है। तो ये सब पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें से अगर एक दो पंक्ति देकर, ये पूरी पंक्ति तो नहीं देगा, लेकिन एक दो पंक्ति देकर भी पूछा जा सकता है कि ये किस कहानी की पंक्ति है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिएगा ध्यान से। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निबिड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी। हमारे बाद वहां क्या हो रहा है, इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं। ये सब पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। हम दूर तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी आंखें ऐसी कहाँ कि उसके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूब कर था हले। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतर कर दो घड़ी वंशी की टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर या धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि एक दो भूले भटके हो भी, तब भी अभी उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगत माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? कंकरी जल में जाकर कोई अस्थाई विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उसका छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालीमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में
राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे, फिर 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार रह गया। तो इस कहानी में जो है ये योगेश्वर जो है उनकी बेटी रहती है किरण, और उनका शिष्य होता है नरेंद्र। और वो किरण की चंचलता देखकर, किरण को यहाँ पे शकुंतला के समान समझा गया है। जो शकुंतला जैसे वन देवी थी, तो उसी तरह किरण को यहाँ वन फूल कहा गया है। मतलब अ, उसी तरह जो प्रकृति के समान ही सुंदर उसको माना गया है, और उसी से शकुंतला से ही तुलना की गई है, जो कि अपने प्रकृति से हटकर जब वो नरेंद्र के साथ चली जाती है तो वहाँ वो कभी भी खुश नहीं रह पाती, और नरेंद्र भी उसका ख्याल नहीं रख पाता है। वो एक किन्नरी के जाल में फंस जाता है। इसमें जो इस कहानी की विशेषता है ये है कि ये इसमें अलंकारिक और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि सही बात है। लेकिन आपको एग्जाम के नज़रिए से आपको पढ़ना है तो क्लिष्ट हो या कुछ भी हो, आपको पढ़ना ही है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के थोड़ा टाइम दे करके इसकी पंक्तियों को मतलब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ताकि कहानी भी समझ में आ जाए, और पंक्तियों में से कुछ कीवर्ड निकाल करके उसको आप याद रख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आने पर आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें 2 स्थानों की चर्चा है, ऋषिकेश और मुरादाबाद। ये भी एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछा जाता है कि ऋषिकेश और मुरादाबाद का जिक्र किस कहानी में आया है, या इंद्रदेव का भी जिक्र, देवेंद्र, इसका जिक्र भी आया है इस कहानी में। तो ये सब चीज़ें भी एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हो जाती है। भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन, गलत संगति का असर, प्रकृति की खूबसूरती। प्रकृति की खूबसूरती का इसमें खूब भर भर के वर्णन किया गया है। तो ये कि प्रकृति की खूबसूरती का सौंदर्य वर्णन, आत्मग्लानि एवं पश्चाताप का बोध। जो नरेंद्र को बाद में पश्चाताप होता है, लेकिन उस समय किरण की मौत हो चुकी होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके जीवन में। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देख लेंगे। कानों में कंगना किस लेखक की प्रसिद्ध कहानी है? तो ये जान रहे हम अभी पढ़े, राधिका रमन प्रसाद सिंह की ये कहानी है कानों में कंगना। यहाँ पे हम कानों में कंगना कहानी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये आसान लगता है, लेकिन जब एग्जाम में मिलान करने वाले में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, कहानी का नाम और लेखक का नाम, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए आप ध्यान से अपने सिलेबस की सभी कहानियों को या सभी रचनाओं के लेखकों का नाम तो जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2-4 प्रश्न तो यहाँ से बन ही जाते हैं। किरण के कानों में पहना हुआ कंगन किसका प्रतीक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धन और वैभव का, मासूमियत और स्मृति का, वैवाहिक जीवन का, विरह और वियोग का। तो किसका प्रतीक है इसका कंगन? मासूमियत और स्मृति का प्रतीक है। सही उत्तर इसका ये होगा, मासूमियत और स्मृति का प्रतीक है कंगन। कहानी का प्रमुख पुरुष पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र नरेंद्र होगा, क्योंकि योगेश्वर उसके पिता हैं और मोहन मित्र है। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो नरेंद्र ही है, नायक। योगेश्वर किससे गहरा संबंध रखते थे? नरेंद्र के पिता से, किरण की माता से, किन्नरी से, या राजा से? 4 ऑप्शन दिए गए, सही उत्तर जवाब बताइए इसमें। योगेश्वर किससे संबंध रखते थे? तो सही उत्तर है नरेंद्र के पिता से। नरेंद्र के पिता उसके योगेश्वर के दोस्त थे, और इसीलिए उन्होंने नरेंद्र को अपना शिष्य बनाया और उसके साथ अपनी बेटी की शादी भी की। वनफूल का रूपक किरण के लिए क्यों प्रयुक्त हुआ है? 4 ऑप्शन है, उसकी अलंकार प्रियता के कारण, उसकी निर्मल सहज और प्राकृतिक सरलता के कारण, उसकी चंचलता के कारण, उसकी दुर्लभता के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा बी, उसकी निर्मल सहज और प्राकृतिक सरलता के कारण। कथा में प्रकृति का सौंदर्य किस दृष्टि से प्रस्तुत हुआ है? रोमानी दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, या राजनीतिक दृष्टि से? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर होगा आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि इस कहानी में आध्यात्म को, प्रेम को आध्यात्म ही समझा गया है।
योगेश्वर ने नरेंद्र को किस बात के लिए प्रेरित किया? पहला है व्यापार करने के लिए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, विवाह करने के लिए, या संन्यास लेने के लिए। तो योगेश्वर खुद ही गुरु है, योगी है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए ही नरेंद्र को प्रेरित करेंगे। सही उत्तर बी है। किरण को अंततः किस पात्र के हवाले किया गया? तो इसकी शादी किससे हवाले कहा जा रहा है, लेकिन इसके 4 ऑप्शन है, मोहन, नरेंद्र, किन्नरी, कोई नहीं। तो इसमें किसके हवाले किया गया? नरेंद्र के, यानी नरेंद्र के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। नरेंद्र जो है वो किसके आकर्षण में फंस जाता है? 4 ऑप्शन है, योगेश्वर, किन्नरी, किरण, जूही। तो इसका सही उत्तर है किन्नरी के आकर्षण में फंस जाता नरेंद्र। कानों में कंगना कानों में कंगना अंतिम दृश्य क्यों महत्वपूर्ण हो उठता है? क्योंकि वह किरण का प्रिय आभूषण है। तो कानों का जो कंगन होता है अंतिम दृश्य में दिखलाया गया, तो वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? 4 ऑप्शन है, क्योंकि वह किरण का प्रिय आभूषण था, क्योंकि वही उसकी जीवन स्मृति और अंतिम प्रतीक बन जाता है, क्योंकि नरेंद्र ने उसे उपहार दिया था, क्योंकि वह सोने का था। तो इसका सही उत्तर बी होगा, क्योंकि वही उसकी जीवन स्मृति और अंतिम प्रतीक बन जाता है, क्योंकि उसके सारे जो भी जेवर होते हैं वो सब नरेंद्र किन्नरी को दे चुका होता है, और उसे लगता है कि एक ना एक दिन ये कंगन भी वो किन्नरी को दे देगा, लेकिन उससे पहले वो मर जाती है। इस कहानी में प्रमुख रूप से कौन सा भाव प्रवाहित होता है? हास्य, श्रृंगार और करुण, वीर रस, अद्भुत रस। तो इसमें क्या है? करुण रस है, श्रृंगार और करुण रस प्रभावित होता है। कानों में कंगना कहानी का अंत किस रूप में देखा जा सकता है? आशावादी, निराशावादी, हास्यपूर्ण या व्यंग्यपूर्ण। तो हम लोगों ने देखा ही है कि इसमें बहुत ही दुखद अंत होता है, तो ये इसका सही उत्तर होगा निराशावादी और शोकांत अंत होता है। कहानी में किस पात्र को स्वर्ग से उतरी हुई रश्मि कहा गया है? जूही, किन्नरी, किरण, योगेश्वर। तो इसमें किसको कहा गया है? किरण को कहा गया है स्वर्ग से उतरी रश्मि। कथा में दुष्यंत शकुंतला प्रसंग का उल्लेख किस प्रसंग में जोड़ा गया है? किन्नरी के नृत्य प्रसंग से, किरण के अंतिम क्षण और कंगन के प्रसंग से, योगेश्वर के उपदेश से, या नरेंद्र के अध्ययन से? किससे जोड़ा गया है? किरण के अंतिम क्षण और कंगन के प्रसंग से जोड़ा गया है। कानों में कंगना कहानी किस साहित्यिक धारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये किसका करती है? शुद्धतावादी, आदर्शवादी, भावुक धारा, यानी आदर्शवादी धारा का प्रतिनिधित्व करती है कहानियों में कंगना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और उन लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा जो भी हमारी इस यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और कहानी पढ़ना चाहते हो, तो उस आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और फिर मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ आप जुड़ जाइएगा ताकि आप सभी कहानियों के पीडीएफ आपको मिल जाए, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगी। और साथ में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो वो व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ भी इस यूजीसी नेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें वहाँ पर भी आपको बतलाई जाती हैं, तो ज़रूर आप जुड़िएगा। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।